बीजेपी कार्यालय में लगा ये जमघट इशारा है कि सरकार गठन के बाद अब बयान कैबिनेट विस्तार की है। अटकलों कयासों के बीच मेल मुलाकात के दौर से नेताजी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव रहेगा सबसे बड़ा फैक्टर। गुजरात मॉडल का भी असर दिख सकता है। पहली बार के विधायक भी आ सकते हैं नजर। दिग्गजों को मिल सकती है बड़ी भूमिका। कई वरिष्ठ नेता संगठन में हो सकते हैं एडजस्ट। सीएम डिप्टी सीएम की तरह जातिगत बैलेंस भी बनाया जाएगा। मालवा निवाड़ और बिंद जैसे इलाकों का प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा। सीनियर विधायकों की जिम्मेदारी पर अभी सस्पेंस है। तमाम समीकरणों से इतर दिल्ली फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है। चेहरों को लेकर आखिरी फैसला दिल्ली दरबार में ही होगा, ये सभी बीजेपी नेता कहते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस पर चुटकी लेते हुए मध्य प्रदेश को केंद्र शासित बता रही है। मंत्रिपरिषद की तैयारी है इस बार, फिर कब तक देखें? ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है, कब कर रहे हैं, क्या है उनका सोचना। अभी तो केंद्र शासित मध्य प्रदेश बना है, कुछ दिनों बाद उसकी ब्रांच नागपुर से भी संचालित होगी। अब यह प्रश्न अलग है कि केंद्र मध्य प्रदेश को संचालित क्यों कर रहा है, नागपुर का हस्तक्षेप क्यों बढ़ता जा रहा है। ये उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, मगर देश के लोकतंत्र और मध्य प्रदेश की प्रजा के लिए एक घातक संदेश है। जाहिर है कांग्रेस इसे बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स करार देगी, लेकिन बीजेपी सब कुछ तय रणनीति के मुताबिक करती नजर आ रही है। बीजेपी ने सबको चौंकाकर सीएम फेस अनाउंस किया था। ऐसे ही सरप्राइज कैबिनेट में भी दिख सकते हैं। सवाल नंबर 1, कैबिनेट विस्तार में नजर आएगा गुजरात फार्मूला। सवाल नंबर 2, दिग्गजों की भूमिका को लेकर क्या होगी रणनीति। सवाल नंबर 3, क्या कैबिनेट से 24 के समीकरण भी साधे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चयन की चुनौती। चयन की चुनौती सर कब नहीं होती है? जब भी आपके सामने विकल्प होते हैं चुनने के, तो वो चयन भले ही सीमित क्यों ना हो तब भी आप चिंतित होते हैं, और अगर असीमित हो, ढेर सारे चयन के विकल्प खुले हों, तब तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। और कैबिनेट जब भी आप चुनने के लिए खड़े होते हैं और पूरी पार्टी इसमें लगती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि राजनेता इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो ये आसान काम नहीं है। बल्कि मैं तो उस मिसाल को याद करना चाहूँगा कि काग का दरिया है और तैर के जाना है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, मौसाजी, वरिष्ठ मौसाजी और फूफा जी की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश, फिर फूफा जी और मौसाजी के और बड़े जो फूफा और मौसाजी हैं उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश, और इसमें कई सारी चीज़ें करने के बाद भी छूट ही जाती हैं। अब मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती ये है, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के लिए और उनके मुखिया मोहन यादव जी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, कि आप किस तरह से उन वरिष्ठ नेताओं को भी एकोमोडेट करेंगे। हालांकि ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय ज़रूर करने की दिशा में पहले ही मार्गदर्शन दिया होगा कि प्रहलाद पटेल जी या कैलाश विजयवर्गीय जी या राकेश सिंह जी की भूमिका क्या कैबिनेट में हो सकती है, या संगठन में किसी रूप में होगी, या लोकसभा चुनाव तक रुकिए उनकी भूमिका केंद्र में तय होगी। चलिए ये मान भी लिया अगर हमने, तो बाकी बहुत सारे लोग हैं। सिंधिया जी के साथ जो लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनका अपना कद और रुतबा रहा है, और इस समय भी बहुत से ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन में एक बड़ा फैक्टर देखा चौथी पीढ़ी का, तो अगर चौथी पीढ़ी का फैक्टर होगा तो बहुत सारे आकांक्षियों को इंतज़ार भी करना होगा। तो इसके जो रिपरकशन होते हैं, जो इसके प्रभाव होते हैं बाद में, प्रभाव भी और दुष्प्रभाव भी, उनसे निपटने की एक बड़ी मजबूत तैयारी पहले होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी निपट लेती है कांग्रेस की तुलना में से, लेकिन फिर भी ये चुनौती गहरी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले स्टूडियो की तरफ रुख कर लीजिए। हमारे साथ हैं नितेंद्र सिंह राठौर, बधाई उनको, बिल्कुल नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक हैं, एक लीगेसी रही है राजनीति उनकी,
और वहाँ से वो निकल कर आते हैं और काफ़ी संभावनाएं आप इन युवा विधायक से भविष्य के लिए रख सकते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर वाजपेयी का। नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, चुनाव प्रबंधन के अच्छे जानकार हैं। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे और सारी राजनीतिक खबरों की तरफ उनकी निगाह रहती है। और साथ ही जय नागला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। पहले मनोज आपकी एक टिप्पणी लेकर, क्योंकि यहाँ बैठकर आप बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या अंदर खाने से निकलने की संभावना दिखती है? क्या आपको लगता है कि क्या चल रहा है? वरिष्ठ नेताओं का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत द्वंद्व और कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट उसमें होगा, लेकिन बाकी लीडर्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो क्या वो जो फार्मूला हमने गुजरात में देखा है, क्या ये चौथी पीढ़ी का फार्मूला कैबिनेट का एक गाइडिंग फोर्स ये रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है शरद जी, और उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। एक दौर की बैठक भी हुई है और बैठक के बाद ऐसा कहा गया कि कुछ नाम दिल्ली भी पहुंचे हैं, लेकिन फिर एक बड़ी बैठक होना है। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग सूत्रों नेताओं से बात होती है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि 163 सीट है और सामने राम मंदिर भी है, और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, अब वो सबसे बड़ा काम यही है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि रामलला आ रहे हैं और वो कहते भी हैं कि राम को हम लाए हैं, तो वही राम की तरफ बढ़ने की तैयारियां हैं। लेकिन इस बीच में ऐसी संभावना है कि 22-23 के आसपास, जो मेरे पास खबरें हैं, एक छोटा मंत्रिमंडल 16-17 लोगों का दिखाई दे सकता है, और ये चौंकाने वाला होगा। ये चौंकाने वाला मंत्रिमंडल होगा। इसमें कुछ पुराने चेहरे दिख जाएंगे, कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो इस फार्मूले की आप बात कर रहे हैं, वो फार्मूला इसमें नज़र आ सकता है। उसके बाद फिर अगला जो होगा, दूसरी सूची आएगी तो उसमें वो दिखाई देगा। लगभग इस पे तैयारियां चल रही, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी 24 को भी देख रही है, 28 को भी देख रही है, और जो चौथी पीढ़ी जिसका आप जिक्र कर रहे थे बदल गई है, तो अब नज़र चौथी पीढ़ी। चलिए, लेकिन जब आप ये शब्द कहते हैं चौंकाने वाला, तो बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं। कुछ ये कह के चौंकेंगे, देखिए हम कह रहे थे ना कि वही दिखेगा फार्मूला जो मुख्यमंत्री में दिखा है। और दूसरे लोग, कुछ आकांक्षी जो होंगे, वो दिल पर हाथ रख सकते हैं, हाय ये देखिए ये लोग भी कह रहे हैं, क्यों दिल बैठा रहे हैं आप कि फिर चौंकाने वाला मसला। चलिए, जय नागला जी का भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जय जी, काफ़ी नज़दीक से आप देखते और समझते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हो मध्य प्रदेश में या कांग्रेस की राजनीति को, क्या लगता है आपको? कैबिनेट में बड़ा सवाल यही है कि क्या एक आकांक्षी जो एस्पिरेशनल भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जो बहुत करीने सलीके से चुना भी गया है, पहले केंद्रीय नेतृत्व जब टिकट फाइनल थे और बाद में जनता की तरफ से, क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, इस बार निश्चित रूप से जो जिस तरह का मुख्यमंत्री के पद पर चयन हुआ है, उसके बाद सभी ये कह सकता हूं कि सहमे हुए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस स्थिति में और ये बात सही है कि इस समय केंद्र का पार्टी हाईकमान का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि अब एक तरह से सब आत्मसमर्पण की मुद्रा में सारे बीजेपी के विधायक आ गए हैं, और जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का जब नाम आया तो कहीं कोई उसको लेकर के विरोध नहीं, कुछ नहीं। कुल मिलाकर के जो निर्णय हुआ, और जैसे कि सब लोग, हम लोग पहले भी ये डिबेट में चर्चा कर चुके थे कि यहाँ पर विधायक दल की जो बैठक है वो एक औपचारिक होगी, केंद्र से कोई एक आदेश आएगा और वो शिरोधार्य होगा। और अब मैं, आप जो भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, इस बार कहीं मौसा जी और फूफाओं को मुंह फुलाने के लिए गुंजाइश पार्टी ने रखी नहीं है। और ऐसा हमेशा होता है, चाहे केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार यदि बहुत पावरफुल हो, तब भी ये स्थिति होती है, सारी स्थिति केंद्रीकृत होती है, और वही स्थिति बीजेपी के साथ होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। नितेंद्र जी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी एक कंक्लूडिंग रिमार्क हम। नितेंद्र जी, किस तरह आपकी पार्टी का मसला नहीं है, किनारे बैठकर टिप्पणी करनी है आपको, लेकिन उसका भी लुत्फ अलग ही है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो विस्तार है, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी संभावनाएं भी आलोचना की, समीक्षा की, हमले करने की छिपी रहती हैं? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखिए, मुद्दा बहुत अच्छा है, और इस वक्त सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि वो जीत कर आए, और बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत कर आए। ठीक बात। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के एक
संकल्पित समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मेरी तो अभी नई शुरुआत राजनीति में बहुत पुरानी नहीं है, मेरे पिताजी की लंबी पारी थी, ठीक बात है। तो मैं तो काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ और मंथन कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जिसकी बात चर्चाएं चल रही हैं उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जिससे जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए थे उस पर जल्दी से जल्दी वो अमल कर सके। और साथ ही साथ, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, तो बुंदेलखंड में जो गहरी समस्याएं इस वक्त हैं जी, क्योंकि मंत्रिमंडल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो जनता, जिसने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और जनता में भारतीय जनता पार्टी चुनकर वहाँ के नेता आए हैं, तो मैं कहूँगा कि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान जाना भी बहुत आवश्यक है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार जितनी जल्दी होगा उसके बाद ही ये सब समस्याएं दूर हो सकेंगी। साथ ही साथ, क्योंकि ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी का है और केंद्रीय नेतृत्व का है कि किसको वो मंत्री की हरी झंडी देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छे तालमेल के साथ उनका मंत्रिमंडल बने, सभी जाति वर्ग, नौजवान, बुजुर्गों का तालमेल हो, बुजुर्गों का सम्मान भी हो और नौजवानों को भी रखें। ऐसा नहीं हो कि अचानक कोई मुख्यमंत्री आए और पुराने लोग परेशान हो जाएं। तो मेरा कहना होगा भारतीय जनता पार्टी से कि उस सब को ध्यान रख के उनको करना चाहिए, बाकी उनका अपना निर्णय है वो किस तरह से उसको करते हैं। हम सब तो इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा की थी, जो उनके घोषणा पत्र में चीज़ें हैं और जो वादे जनता से किए, वो वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते, इस पे हम सब की नज़र है। और आगे विपक्ष के कार्यकर्ता के नाते हम सब इसके लिए अडिग रहेंगे और इसका ध्यान रखते रहेंगे। नितिन जी, आज आपको सुन के मैं अपनी भावांजलि अर्पित कर रहा हूँ विजयन जी को। आज उनकी स्मृति कौंधी है मन में, वैसा ही सधा हुआ अंदाज, संतुलित एकदम, और वाणी में भी एक पुत्र कहीं ना कहीं अपने पिता का सिर्फ बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एक अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ ईश्वर का ये बड़ा दिव्य चमत्कार है कि हम, जो अमिताभ बच्चन कहते भी हैं कि माता पिता कहीं जाते नहीं, वो आपके भीतर ही होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा भावनात्मक स्मरण, और मुझे लगता है हम सब डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी याद कर रहे होंगे, क्योंकि यही अंदाज था, कोई कटुता नहीं, एक संतुलन के बीच एक मंद स्मित हास्य से अपनी बात कहना। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत सारी बातें हैं कैबिनेट को लेकर, और आप भी उस आकांक्षी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिसके लिए शायद दिल्ली में बैठकर केंद्रीय नेतृत्व अब सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से अब हमको आगे बढ़ना है कि और भी लोगों को अवसर मिले, मौके मिले, और सबके भीतर योग्यता है, सिर्फ अवसर की आवश्यकता होती है। सर देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही शरद जी। और सबसे पहले मैं वाकई में विधानसभा गृह में नितिन जी का शुभागमन है, उसके लिए उनको बहुत बहुत हमारी और हमारे दल की ओर से बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके पिताश्री का भी पूरा जीवन हमारे और हमारे दल के साथ गुजरा है, बहुत लोगों की यादें हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे वो मर्यादा, वो सौम्यता मुझे भी पुनः स्मरण हुआ, और आप इस लिगेसी को कैरी कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए, हम सबकी शुभकामनाएं जी। अब शरद जी, हम परिवेश को समझें कि किस परिवेश में ये कैबिनेट बन रही है, और बहुत सारी चीज़ों का इशारा मनोज जी ने भी किया है, तो मैं 2-3 पॉइंटर रख देता हूँ। जो सबसे पहले 163 का मैंडेट, मजबूत मैंडेट, मतलब ये मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे मजबूत मैंडेट में से एक है। हमको 173 मिला था, वो बदलाव का मिला था। ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, हमारी सरकार कंटिन्यू करी है। तो ये एक पहला प्रो इनकम्बेंट इतना बड़ा हमको मैंडेट मिला 163 का, बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड मैंडेट। तो मैं इसको आकांक्षी मैंडेट मानता हूँ। हमारे विधानमंडल को मैं आकांक्षी विधानमंडल मानता हूँ। उस आकांक्षी विधानमंडल ने एक बहुत मजबूत सांगठनिक छवि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, डॉक्टर मोहन यादव, जो ना केवल डॉक्टरेट हैं बल्कि साथ साथ MBA भी उन्होंने किया हुआ है शरद जी। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि पिछले, जैसे हम 2 दशक में शिवराज सिंह चौहान जी और सभी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को हमने कहा हैंगर से निकलकर रनवे पर आई है, तो अब वो टेक ऑफ पॉइंट पे यदि हम मान लें उसको, तो इसको टेक ऑफ कराने की बड़ी जिम्मेदारी इस बृहद और मजबूत विधायक, आकांक्षी विधायक मंडल ने डॉक्टर मोहन यादव को दी, हम कह सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी से संबंधित, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, किसान वेलफेयर हो, इसको हमने बड़ी संख्या में देखा। हमने ये भी देखा सिंचाई का रकबा बढ़ाना, ये सब आपको रट सा गया है।
सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है जब हम अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ पे लाएं, हम प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी और टर्शरी में शिफ्ट करें, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। नितिन जी भी सहमत होंगे, यहाँ भी पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये पीढ़ी चाहती है कि अब इसके फ्रूट्स डिलीवर होना चाहिए शरद जी। तो हम किस प्रकार, देखिए एजुकेशन सेक्टर को डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत करीब से देखा है, तो मैं देखता हूं कि उनकी कैबिनेट में रिफ्लेक्शन यदि आएगा तो अब हम इस इकोनॉमी को 3.5 लाख करोड़ की है, किस प्रकार से हम कन्वर्ट सर्विस सेक्टर में करते हैं। क्या हम एजुकेशन सेक्टर का हब बन सकते हैं शरद जी? क्या हम मेडिसिन को लेके हेल्थ केयर सेक्टर का हब बन सकते हैं? एक बड़ा, आज हम करीब आधे जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज या तो बन रहे हैं या बन चुके हैं, 25 में बन चुके हैं। तो क्या हम हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कच्चा माल कम है, तो हम सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बजाय हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चुनौतियों को मीट आउट करने के लिए, आकांक्षी मैंडेट को मीट आउट करने के लिए, जनता की अपेक्षाएं जो टेक ऑफ इकोनॉमी मध्य प्रदेश को लेकर जानी है, वैसे चेहरे मजबूत आपको दिखाई देंगे, मेरा ये मानना है। इसके आसपास बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है और जब से मैंने देखा, तो 2-3 शब्द माफ कीजिएगा, सुन के मेरे कान भी पक गए। एक तो मध्य प्रदेश के लिए सुना मैंने लॉजिस्टिक हब, कि देश के बीचों बीच है, इसका बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। कितना मिला, ये हमारी सरकारों कांग्रेस और बीजेपी के लिए मंथन थोड़ा थोड़ा हुआ जी। दूसरा, ड्राई पोर्ट बनने की, एक शुष्क बंदरगाह बनने, क्योंकि हम समुद्र नहीं है हमारे पास, हम तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। अब इकोनॉमी की ये चर्चा भी आनी चाहिए, तमाम मुद्दे आए, लेकिन चूंकि हमारे मुख्यमंत्री MBA हैं, डॉक्टरेट हैं और उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो हम सब की ये अपेक्षा है कि आपको अभी भी मैं बता दूं कि 2019 PSC के डिप्लॉयमेंट्स नहीं हुए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बिल्कुल आग्रह है हम सबका कि आप सब ऐसे होंगे शरद जी, हाँ, अभी आप कैबिनेट होने दीजिए, और नितिन जी भी एस्पिरेशनल MLA हाँ बिल्कुल एस्पिरेशनल MLA हैं, बिल्कुल है सर, और ये भी जरूर चाहेंगे और इतनी शालीनता से सवाल पूछेंगे। एक जय नागड़ा जी की टिप्पणी लेकर मैं फिर लौटूंगा स्टूडियो की तरफ। जय जी, यही अब मध्य प्रदेश में मुद्दे जो एजेंडा बेस्ड होंगे, पार्टी अपनी रीति नीति को लेकर आगे बढ़ती, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन उसके साथ अब मध्य प्रदेश को रोजगार में, आप कह लीजिए कि न्यू आइडियाज़ में, न्यू एवेन्यूज़ में, और ये सब चीज़ें जो हम सुनते रहे हैं कि आप सरलीकरण करिए चीज़ों का, लोगों को परेशानी, जैसे आज हमने मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि आज इस मोबाइल ने हमको बैंकर बना दिया। इसी मोबाइल ने, सिर्फ हमारे पास सब कुछ है, आज हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा शिफ्ट है ये, इस बड़े शिफ्ट की मध्य प्रदेश को भी अब ज़रूरत है सर जी। अभी डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने जो बात कही वो वाकई उम्मीदें जगाने वाली है। यदि इस दिशा में पार्टी बहुत गंभीरता से आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बदलाव बड़ा सुखद होगा। और देखिए, जो पहला निर्णय, कई बार आप संकेतों से चीजों को समझ सकते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है। ये बात सही है कि ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और जिससे हम और आप सब लोग परेशान होते हैं। आप उसको उन्होंने जिस तरीके से किया है, और बड़ी बात यह है कि किसी भी धर्म और किसको एक टारगेट करके बात नहीं की है, उन्होंने एक ओवरऑल बात की है। इससे एक बड़ा सुलझा हुआ सोच आपका सामने आ रहा है। आप कहीं उसके पीछे किसी को उकसाने या किसी और धर्म को टारगेट करने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि हम सारी चीजों के लिए गंभीर है और अपने यदि हम रोजगार और इस सब चीजों के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बदलाव प्रदेश के लिए, हालांकि मैं मानता हूं कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इतनी सारी योजनाएं जो जनहित की हैं, जिसमें बड़ा बजट प्रदेश सरकार का जा रहा है, उस सब चीजों को संतुलन करना, और उसको अब चूंकि केंद्र का एक बड़ा सपोर्ट है तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इस काम को, उसके लिए पैसा कमाना जरूरी है। हाँ जी जी, पैसा कमाना जरूरी है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी 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 जी, आपकी बात पूरी हो गई जय जी, मैं लौटूं जी जी जी, जी। मनोज, तमाम ये चीज़ें तो हुई उन बिंदुओं की तरफ जो जिसको हम कई बार, माफ़ कीजिएगा, ये भी हम कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिस्कशन है ये। तो ये कितना धरातल पर उतरेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जो जय जी भी कह रहे थे कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं लिया जो मुद्दा मध्य प्रदेश से कहीं इधर उधर जाता हो। इन्होंने तमाम जो बातें की, आप फिर भी देखते हैं कि राजनीतिक कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई
तमाम समीकरणों को ध्यान में नहीं रखता, तो कहीं हाथ तो फंसता है राजनीति में जी। बिल्कुल शरद जी फंसता है। और मोदी की गारंटी देखिए, आप कोई भी जो भी मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, मोदी की गारंटी और विचारधारा दोनों आने वाले हैं, और इसीलिए जो हाथ फंसने वाली बात है वो कम फंसता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें विचारधारा जरूर आपको दिखने वाली है। जिस विचारधारा पर मोहन यादव बिल्कुल, है, जिस बिल्कुल। विचारधारा जी, पर बजरंग चलिए, लाल वक्त कम है तो मैं मुझे जल्दी लगता है वो से- विचारधारा नजर आने वाली है। नितिन जी माफ कीजिएगा, बीता जो 5 साल रहा उसमें विपक्ष की भूमिका को लेकर कई बार ये प्रश्न भी उठे कि वो अपनी तैयारी में बहुत उलझा रहा, चुनावी तैयारियों में। कांग्रेस की मैं बात करूंगा, सदन में जैसी घेराबंदी होनी थी, सदन लंबा चले, इसकी तैयारी करनी थी, सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने थे, क्योंकि आप एक दबाव है, नैतिक दबाव समूह है और जनता ने इसके लिए आपको चुना। तो इस बार एक आकांक्षी विधायक होने के नाते आपकी पार्टी से और आपसे मैं ये उम्मीद जरूर रखूंगा, हम सभी जी। नहीं, मैं इस बात को तो अस्वीकार करता हूं आपकी कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के तौर पे, क्योंकि मैंडेट तो 2018 में कांग्रेस को मिला था, लेकिन उस मैंडेट को छीन लिया गया और उसके बाद जो समय रहा उसमें कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पे प्रयास करती रही, संघर्ष करती रही। अब नतीजा जो भी आया, अभी जनता का जो भी निर्णय रहा वो समझ में तो मुझे भी नहीं आया, और मुझे लगता है कई लोग इससे आश्चर्यचकित रह गए जो नतीजा आया। लेकिन जो भी जनता ने निर्णय लिया वो विपक्ष के नाते मैं तो स्वीकार करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार करती है, और कैसे आगे उसमें सुधार करेंगे ये भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हम सब मिलकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसमें पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा जिस पे बात आपने, मंत्रिमंडल की जो बात जिस पे चर्चा चल रही है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है जो मैंने पहले भी रखा, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूं और बुंदेलखंड की निरंतर ये समस्या कई वर्षों से रही है। 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी मध्य प्रदेश में है, और बुंदेलखंड की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या उस बुंदेलखंड में रही है और काफ़ी पिछड़ा है। वहाँ डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। और आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है वो है नौजवान जो पढ़ लिख कर आ रहे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा। तो मेरा कहना है कि सरकार को इस पे जल्दी करके मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद इस विषय पे सोचना चाहिए कि कैसे इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। कैसे हमारे, जैसे भोपाल हमारा राजधानी है, लेकिन अगर हम देखें कि भोपाल की भी अगर हम फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात करें तो आज कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जो अन्य राजधानियों की है। और जब तक हम कनेक्टिविटी अच्छी नहीं करेंगे तब हम कैसे निवेश की बात करेंगे और कैसे हम अपने, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है, क्योंकि आपको पहले मध्य प्रदेश में इतना ज्यूसी मध्य प्रदेश को बनाना होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज का आना जाना फ्रीक्वेंट हो मध्य प्रदेश में। फ्लाइट शुरू तो होती हैं, लेकिन वो दम इसलिए तोड़ देती हैं कि उनका कहना है कि साहब आपके यहाँ ट्रैफिक नहीं है। पर ये काम भी सरकार का है। हाँ, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। डॉक्टर साहब बहुत कम वक्त, हालांकि मैं एक्सीड कर रहा हूँ वक्त जी। मैं 3 बातें फटाफट बोलता हूँ। एक कनेक्टिविटी इन्होंने जो कहा, आज पन्ना 3.5 घंटे में आ जाते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सड़कों का हाल। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी शरद जी आपने बोली कि कांग्रेस का विपक्ष के रूप में प्रस्तुतिकरण क्यों रहा, क्योंकि थोड़ा दुख और अवसाद में रहे तो बार बार ये चल रहा था, आ रहे कमलनाथ, आ रहे कमलनाथ, आ रहे, उस पर फोकस ज्यादा था। तीसरा सर लास्ट बस, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया की 5 बेहतर इकोनॉमी में जाना है, तो ये है मोदी जी की गारंटी जिससे मैच करना है हमको, जिसकी ओर इशारा मनोज जी ने भी किया है। ये कैबिनेट उसका रिफ्लेक्शन इस गारंटी को समझना है मध्य प्रदेश को भी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विशेषकर, कि मोदी जी का जोर किस तरह से एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर, आप हथियारों से नहीं बन सकते हैं सुपर पावर, ये समझ लीजिए। आज चीन अगर सुपर पावर है, हथियार दूसरे नंबर पे है सर, पहले नंबर पे है उसकी आर्थिक हैसियत, और बिल्कुल उसी रास्ते पर भारत आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और अभी जो प्रोजेक्शंस हैं कि आने वाले 10 साल तक भारत की आर्थिक स्थिति बहुत तेज़ी से, चमकदार तरीके से एक रास्ते पे दौड़ेगी। छत्तीसगढ़ जी क्षमा कीजिएगा, आपका समय मैंने ले लिया बहस का आज, प्रणाम कीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है ये लफड़ा, वो भी हमारा ही है। हाँ हमारा ही है, प्रणाम है आपको। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर और आगे देखिए एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़ का, मोर माटी मोर का। नमस्कार।